नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है गुरुत्व की अधीन गति और एक क्लास पहले हो चुकी है कि गुरुत्व की अधीन गति से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे के जितने भी, जैसे आरपीएफ, एसआई हुआ, डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरआरबी जेई हुआ, सभी विज्ञान के जितने क्वेश्चन आए परिवेश सभी को सोल्व करवाते हुए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड पर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखें। देखो, आपको बोला कि किसी भी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। ये पहले की क्लास में भी मैंने सोल्व करवाया, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास में पृथ्वी है और ये हमारे पास में भूमध्य रेखा है इसकी। रेखा यानी कि इसको विषुवत रेखा भी बोल सकते हो या इक्वेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास में क्या है, ध्रुव है। इसको आप क्या बोलोगे, पोल्स बोलोगे इंग्लिश में, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूं, ये पृथ्वी का केंद्र है। यहां से अगर मैं इसकी रेडिएशन की बात करूं तो ये रेडिएशन है आर, पृथ्वी की त्रिज्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं ध्रुव पर, तो ये मेरे पास में इसकी त्रिज्या ले ली मैंने आर। तो देखो यहाँ पे यदि थीटा कोण बनता है तो यहाँ पे भी एकांतर कोण थीटा है, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास में इक्वेशन बताई थी कि जो जी डैश है वो गुरुत्वीय त्वरण जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। अब इससे आप देखोगे कि किस पर अधिकतम है और किस पर न्यूनतम है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस थीटा को भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर लेके आ जाऊं, विषुवत रेखा पर लेके आ जाऊं, इक्विलेटर पर लेकर आ जाऊं, तो आपके पास में थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर में यदि 0 डिग्री है आपके पास में, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास में आई जी डैश जी आर ओमेगा स्क्वायर। ये किस पर आया, विषुवत रेखा पर आया। अगर मैं ध्रुव की बात करूं यहाँ पे, तो ध्रुव बराबर में कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, यानी कि थीटा बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्रुव की बात करें तो देखो थीटा बराबर में ये एक दूसरे क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। लंबवत हुआ तो थीटा बराबर में आ गया 90 डिग्री। और आपको पता है कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और इस संख्या को कोस 90 का मान 0 है, 0 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, ध्रुव पर जी डैश और जी, जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण में जो गुरुत्वीय त्वरण बल था वही कहाँ पे है, ध्रुव पर, यानी कि अधिकतम है। तो ध्रुव पर तो क्या हुआ आपके पास में मैक्सिमम, और मध्य रेखा या विषुवत रेखा पर क्या हुआ, मिनिमम। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में ए, इसका राइट आंसर रहेगा। ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय पूछा गया है। और वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा है, यानी कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहा है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम गति के कौन सा समीकरण का उपयोग लेंगे, गति के फर्स्ट समीकरण का उपयोग लेंगे। तो इसका है गति के फर्स्ट समीकरण के अकॉर्डिंग, गति का प्रथम समीकरण कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास में प्रथम समीकरण होता है v बराबर में u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ पे ये प्रथम समीकरण है, यहाँ वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो a बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर में u माइनस में जी टी। अब यहाँ पे हम इक्वेशन रख देंगे। तो इस क्वेश्चन को बोला कि ऊपर की ओर फेंका तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v बराबर में क्या हो जाएगा, 0। u आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड, और आपसे t पूछा गया है और g आपके पास में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे आया 14, माइनस का 9.8 टी आ गया। पक्षांतरण करोगे इसको
तो 9.8 टी बराबर में 14, तो टी बराबर में कितना हो जाएगा 14/9.8 है, यानी कि आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे 10 ले लोगे, इसको 140 में भाग दोगे 98 का, तो कितना आएगा आपके पास में 101.43 और सेकंड आ जाएगा, टाइम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो उसके जाने की गति बताइए। जाने की क्या पूछ रहा है, गति। गति का मतलब आपसे वेग पूछ रहा है, जाने की गति पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है टी बराबर में आपके पास में कितना है 10 सेकेंड, यू बराबर में कितना रहेगा, वी बराबर में कितना रहेगा, और जी आपको दे रखा है देखो 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में है। तो इसमें पूछा गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, वापिस क्या कर रही है, लौट के आ रही, तो उसके जाने की गति, यानी कि यहाँ पे u पूछा गया है और v क्या हो गया 0 हो गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा समीकरण की यूज करेंगे, गति का प्रथम समीकरण। क्या होगा गति का प्रथम समीकरण, v बराबर में u माइनस जी टी। तो देखो v 0 है, वैल्यू रख दो, u पूछा गया है, g कितना है अपने पास में 10 और t कितना है 10, पक्षांतरण करोगे तो u बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u और ऊपर फेंका जाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती, तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे h का मान पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गति के थर्ड समीकरण की बात करेंगे, गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण बेसिकली क्या होता है, अगर नॉर्मल अपन गुरुत्वीय त्वरण को लेके चले तो होता है v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as, लेकिन ये ऊपर की ओर फेंक रहा है तो a के बराबर में क्या ले लोगे माइनस जी। देखो मैंने गति का समीकरण पहले के जो क्वेश्चन करवाए थे उनमें सभी के कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे, तो प्लीज पहले का वीडियो एक बार जरूर देखिए गति के समीकरण वाले, जिससे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो v स्क्वायर ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gs, s की जगह यानी ऊंचाई यानी कि h ले ली, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे s की जगह h ले लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि v बराबर में क्या है 0, तो यहाँ पे ये 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर 2gh, h पूछा है आपसे, h क्या क्या है पूछा गया, ठीक है। तो h बराबर में पक्षांतर करेंगे तो 2gh यानी कि u स्क्वायर, और यहाँ पे h की बात करोगे तो h बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में u स्क्वायर और इसके गुणा क्या है 2g, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा u स्क्वायर 2g, यानी कि a इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के लंबवत ऊपर की दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति से उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा। भाई गति का उच्चतम बिंदु है तो उसका वेग क्या होगा, भाई उच्चतम बिंदु पर v हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, v हमेशा क्या होगा 0 होगा उच्चतम बिंदु पर, तो क्या होगा अंतिम वेग क्या होगा 0, यानी कि इसका a इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को गिरने पर 2 सेकंड पर तय की जाने वाली दूरी क्या होगी, यानी कि आपको समय दे दिया t बराबर में कितना दे दिया 2 सेकंड,
और स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो u बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का दूसरा समीकरण, क्योंकि दूरी पूछा है और मैंने सभी समीकरणों को जब पढ़ाया था तो सभी के बारे में बताया था कौन सा समीकरण किसके लिए यूज में लिया जाता है, कौन सा विस्थापन समय के लिए जाता है, कौन सा समय और वेग के लिए जाता है। ठीक है, और कौन सा समीकरण आपको वेग और दूरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा, गति का द्वितीय समीकरण यहाँ पे यानी कि h बराबर में ut प्लस में gt स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर आ रही है, यानी कि यहाँ पे ये था s बराबर में ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, लेकिन a बराबर में क्या है g, क्योंकि वो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के साथ साथ काम कर रही है, यानी कि विपरीत नहीं कर रही है। अपोजिट जाता है तो माइनस जी आता है और साथ साथ आता है तो प्लस जी आता है, ध्यान रखना ये चीज। वैसे थ्योरी की क्लासेस चलेगी तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो देखो u यहाँ पे क्या है आपके पास में 0 है और t आपके पास में 2 सेकेंड है। और अगर मैं g की बात करूं, g अगर आपको दे नहीं रखा तो g मानोगे आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो h बराबर में 0 गुणा 2 प्लस 1/2 9.8 2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा आपके पास में। तो h बराबर में क्या हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास में 1 दशमलव के बाद में यानी मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, एक कार एक कोणीय भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड से भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए g बराबर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भूमि पर टकराने के दौरान उसकी चाल क्या होगी। तो इसके लिए कौन सा समीकरण यूज करोगे भैया, गति का प्रथम समीकरण यूज करोगे। तो यहाँ क्वेश्चन में दे क्या रखा है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, t क्या हो जाएगा आपके पास 0 सेकंड, और आपसे g दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने बोला इसके दौरान उसकी चाल v पूछा गया है। तो यहां पे आप कौन सा समीकरण लगा दोगे, गति का प्रथम समीकरण। क्या होगा गति का प्रथम समीकरण इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, v बराबर में, ठीक है। अगला अगर हम बात करें v की वैल्यू अपन को निकालनी है, u 0 है, g कितना है 10 और t कितना है 0.4। तो v बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास में 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इसका राइट आंसर रहेगा ए, इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, ठीक है, और यह 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती तो वस्तु की प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे कौन सा समीकरण लेंगे, गति का द्वितीय समीकरण यूज में लेंगे, यानी कि s बराबर में क्या होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग s की जगह क्या ले लेंगे h ही पूछा गया है, तो h बराबर में ut माइनस 1/2 gt का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे इसने पूछा है, बोला गया है कि u बराबर में कितना है, प्रारंभिक है 12 मीटर पर सेकंड। अगला इसने क्या दिया भाई, t बराबर में आपको दे दिया
और यहाँ पे हमने जी मानो हमने मान लिया 9.8 मीटर पर सेकंड मान लो, या आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हो। ठीक है, अगला आपको कोई दे रखा है, कोई क्वेश्चन में नहीं दे रखा, बाकी सभी चीज हो गए। एच निकालना है आपको, एच निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बराबर में यू कितना है 12 गुणा टी कितना है 5 माइनस 1/2, यहाँ पे मैं फुल में लिख लेती हूँ 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, यहाँ पे ये क्या हुआ भाई 5 हुआ, 5 गुणा 5 125, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 पंजू 60, और ये कितना हो गया भाई आपके पास में 125, यानी कि कितना आया एच बराबर में माइनस का 65 मीटर। दूरी कभी भी माइनस में नहीं रहती, ध्यान रखना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो एच बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास में 65 मीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पर, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो बताइए। देखो जब ऊपर की ओर फेंको कभी भी वस्तु को तो हमेशा ध्यान रखना उसका अंतिम वेग तो 0 होता है, v बराबर में क्या होता है 0, लेकिन उसका त्वरण जो पृथ्वी का त्वरण होता है उसी से जाएगी लगभग, यानी कि g बराबर में आप 9.8 मीटर पर सेकंड भी ले सकते हो स्क्वायर, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग वेग शून्य होगा, ये बात तो सही है, लेकिन उसका त्वरण शून्य होगा नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि उसका त्वरण क्या रहेगा 9.8 ले लो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 दे रखे तो 10 लेके चलो। ठीक है, वेग शून्य होगा, ये बात सही है यहाँ तक की, लेकिन उसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। राइट आंसर यानी कि बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, देखो एक बंदूक से 196 मीटर पर सेकंड वेग देने से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, मान ले जी बराबर में इतना है। यानी कि यहां पे आप क्या करोगे भाई, गति का कौन सा समीकरण लगाओगे, यानी कि यहां पे दे दिया आपके पास में, यानी कि देखो आप एक बंदूक से 196 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि ये कौन सा वेग हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। 196 कौन सा वेग हो गया, प्रारंभिक, यानी कि u बराबर में कितना है 196 मीटर पर सेकंड है, तो v बराबर में क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड, और g बराबर में आपको क्या दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और h आपसे पूछा गया है। तो गति के तीसरे समीकरण की बात करें तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण देखो क्या होता है, v स्क्वायर बराबर में u स्क्वायर प्लस में 2as, लेकिन यहां पे देखो s बराबर में क्या है h, और यही ज्ञात करना है, लेकिन यहां पे क्या है ऊपर की ओर फेंक रहा है, सीधे ऊपर की ओर, तो a बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का g। तो गति का तीसरा समीकरण कौन सा होगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस माइनस का 2gh, यानी कि प्लस माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो v बराबर में क्या है आपके पास में 0 है, u स्क्वायर माइनस 2gh, h निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई तुम्हारे पास में 2gh पक्षांतरण कर लिया, u स्क्वायर हो जाएगा, h निकालना तो h बराबर में क्या हो जाएगा, h बराबर में u स्क्वायर 2g। हम इस वैल्यू को पुट कर दें कि h बराबर में क्या है u स्क्वायर 2g, ये मान पुट कर देंगे, u की जगह क्या लिख देंगे 2 गुणा 9.8, अगर इसको सोल्व करोगे तो 196 गुणा 196, और ये क्या हो जाएगा भाई 2 गुणा 9.8, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 10, तो ये आप इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा
10 से गुणा होगा इतना मीटर, यानी कि 1960 मीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सभी लोग, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगली अगर हम बात करें इससे कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है तो उसे किस वेग से ऊपर फेंके। सबसे पहले तो आप लंबवत फेंक रहे हो और फिर वो वापस जमीन पे आ रही है, तो आने और जाने दोनों का टाइम क्या हुआ भाई? गेंद के आने और जाने, गेंद के आने एवं जाने का समय कितना हुआ? 13.5 सेकेंड। अगर मैं एक साइड की बात करूं, जाने के समय की बात करो चाहे मैं आने की, जाने के समय की बात करो चाहे आने की बात करो, आने का समय क्या हो जाएगा भाई? 13.5 में किसका भाग दो दोगे? दो के, तो कितना हुआ? 6 देखो 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? अगर इसका भाग दोगे तो आपके पास में कितना आएगा? देखो वैसे भाग दे लिया करो, उसके बाद में जो भाग दे रखा है उसके एक पॉइंट के बाद में दशमलव लगा दिया करो, ठीक है? एक पॉइंट के बाद में क्या लगा दोगे? दशमलव लगा दोगे। तो यहां पे आपने इसका भाग दिया तो आपके पास में कितना आया? 675। कितनी संख्याओं के बाद में दशमलव लगाएंगे यहाँ पे? यानी कि यहाँ पे एक में जाने के बाद में पॉइंट वैसे ही ले लेता है, तो कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट, ठीक है? देखो इसको डबल करोगे तो आपके पास में यही आएगा, ठीक है? अगली अगर मैं बात करूं, इसने पूछा गया लौट आती है तो उसे किस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, यानी कि जी आपको दे रखा है, किस वेग से, गति का कौन सा समीकरण यूज करें? तो गति का प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। क्या आएगा गति के प्रथम समीकरण से? बोलो। v बराबर में माइनस जी टी। अब जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो। देखो यहां पे ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो v बराबर में क्या जाएगा आपके पास में? 0 मीटर पर सेकेंड। और u का लौट आते हुए कितने वेग से ऊपर फेंकी जाएगी, यानी कि u आपसे पूछा गया है, g और t आपको दे रखा है। तो देखो ये यहां पे क्या हो जाएगा? 0 u माइनस जी टी। पक्षांतरण करोगे तो u बराबर में क्या हो जाएगा? जी टी। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। g कितना है आपके पास में? 10 और 675 टी है, तो इसको सोल्व करोगे 67.5 और मीटर पर सेकेंड, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, इसका राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? लटकाव बिंदु के ठीक नीचे रहेगा, ठीक है? ये उत्प्लान बल वगैरह पढ़ेंगे उसमें इसके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? तो यहां पे कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन मापक पर खड़ा है और लिफ्ट के ऊपर की तरफ तेजी से चल रही है। देखो ध्यान रखना, तो देखो लिफ्ट यदि, देखो एक चीज कंसेप्ट क्लियर करना कि लिफ्ट तेजी से ऊपर, यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लेना भाई सभी का, है ना? लिफ्ट यदि तेजी से ऊपर जा रही है तो भार हमेशा बढ़ेगा। भार हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है, लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही थी, लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही है तो भार हमेशा क्या होगा? घटेगा। भार हमेशा क्या होगा? घटेगा। अगर लिफ्ट समान वेग से जा रही है तो भार में क्या रहेगा?
अपरिवर्तित रहेगा, बार बदलेगा नहीं, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। बाय द वे लिफ्ट की डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, टूट जाने पर तो भार हमेशा क्या रहेगा, भारहीन रहेगा, यानी कि भार हमेशा शून्य होगा, या इसको भारहीन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तेजी से जारी है तो पैमाने पर वजन अधिक दिखाई देगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं लिफ्ट वाले। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक वजन पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। और भार को हिंदी में क्या बोलते हैं, वजन। अरे भार को, गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है, भार है, और भार ही क्या है, वजन है। ठीक है, भार ही क्या है, वजन है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो कौन सा रहेगा भाई, वजन, सी इसका राइट आंसर। सी इसका क्या है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। भाई कभी भी देखना, आसमान में कोई भी चीज फेंक लो, देखो मैं ये फैन ही फेंक रही हूँ, वापस पृथ्वी पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अरे भाई ये मुक्त अवस्था में आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर आ रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए आपको। नीचे की ओर आने वाले दबाव उस पृथ्वी की ओर खींचता नहीं, केंद्र मुखी बल उसे पृथ्वी की ओर खींचता नहीं, वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसे पृथ्वी की ओर खींचता नहीं। एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है, और वो बल कौन सा होता है, वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी कि जब कोई भी दो द्रव्यमान m1 और m2 r दूरी पर रखी हुई है तो उन पर लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और इन दोनों को एक साथ लिखते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है, ये नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो नियतांक ले लोगे m1 m2 बटे r स्क्वायर। इस g का मान कभी भी बदलता नहीं, अलग अलग जगह नियत रहता है, यानी कि इस जी का मान होता है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये सामुद्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, तो ये बल है, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाए कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरता है। भाई गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तभी तो मुक्त रूप से गिरेगा, कोई भी चीज मुक्त अवस्था मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, तो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि जब इसका कोई द्रव्यमान अधिकतम हो, नहीं, द्रव्यमान तो बदलता नहीं है। जब इसका भार दोगुना हो, नहीं। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे, राइट ऑप्शन रहेगा सी। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इससे अगला क्वेश्चन है, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। गुरुत्व नॉर्मल त्वरण को ए से, और गुरुत्व जनित त्वरण है इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस जी का मतलब क्या होता है, जी यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, और इस जी का मान आता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जी का मान कितना होता है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे केजी स्क्वायर। और एम ई कितना हो जाता है आपके अकॉर्डिंग, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, एमवी की वैल्यू आपके पास में हो जाता है एमवी, यानी कि 10 की घात 24। एमवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की घात 24 के जी। अगली अगर हम बात करें आर ई कितना होगा 6400 किलोमीटर। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो जी की वैल्यू आपके पास में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, यानी कि लगभग इसको क्या बोलोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करोगे, इसका मात्रक भी क्या होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसकी विमा भी क्या होती है, जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है वो सामान्य त्वरण की होती है, वो विमा होती है m0 L1 T⁻²। ठीक है, ये गुरुत्वीय बल में लगता है, ये बार में भी गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, देखो कार्य बराबर में क्या होता है, कार्य बराबर में बल गुणा विस्थापन। कभी भी ध्यान रखना, मैंने कार्य वाला चैप्टर पढ़ाया था तब तुम्हें बताया था, कोई भी बल किसमें घूम रहा हो, वर्त में घूम रहा हो, यानी कि अपनी कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, ग्रह पथ पे घूम रहा है, तो घूमता है तो उसका विस्थापन हमेशा क्या हो जाएगा, शून्य। या कोई भी वस्तु को धक्का लगाते हो तो उस विस्थापित नहीं हो रही तो भी शून्य। या कोई भी पॉइंट उसी पॉइंट पर आ रहा है तो उसका मतलब भी क्या है, उसका विस्थापन शून्य है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा, शून्य जूल रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग लगभग, प्लायन वेग हमेशा लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ये न्यूनतम वेग होता है। पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक दोगे तो वो वस्तु वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका प्लायन वेग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लौट कर वापिस कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी, और उस वेग को क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है आपके पास में, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्र शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यानी कि भूकेंद्र और सूर्य केंद्र, भूकेंद्र होता है पृथ्वी के और सूर्य केंद्र होता है सूर्य के, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं को गति का प्रतिबंध करने वाला नियम, राइट आंसर है इसका ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो, ग्रह की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। देखो इन देखेंगे, ग्रह की गति हमेशा सूर्य के सापेक्ष होती है। ठीक है, तो अगर बात करें, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में से सूर्य के साथ अंडाकार होती है। हाँ, राइट आंसर है इसका, राइट आंसर कौन सा है, ए, इसका राइट आंसर है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।